नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? मज़े में है ना? आपने कक्षा 5वीं में खाना खजाना नाम की इकाई पढ़ी है और इस इकाई में आपने कई सारे नए नाम भी देखे हैं। रसोई घर में कौन कौन सी चीज़ें होती है और उनको हिंदी में क्या कहा जाता है, ये पूरी जानकारी आपने इस इकाई में पाई है। आपने इस इकाई में आपको जो गृह कार्य दिया गया था वो भी पूरा किया होगा, है ना? आज हम यहाँ पर कक्षा 5 की इकाई 8 जिसका नाम है भरत मिलाप पढ़ने वाले हैं, तो हो जाइए तैयार। और इस इकाई की विशेषता यह है कि यह एक एकांकी है। भरत मिलाप नाम सुनकर आपको ये पता तो चल गया होगा कि भाई इस इकाई में कौन सी बात है, या भरत मिलाप यानी कि रामायण के साथ जुड़ी हुई बात। हम सब राम से तो परिचित ही हैं और उनके भाई भरत उनसे मिलने के लिए जब वन में जाते हैं तब जो दृश्य खड़ा होता है, यह दृश्य इस इकाई में हमें यहाँ पर बताया गया है। और हाँ, साथ ही साथ ये बात भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि भाइयों के बीच किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए और किस प्रकार से हिल मिलकर उन्हें रहना चाहिए। यह इस इकाई से हम सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस इकाई की। यहां पर अब आपको अपनी किताब लेकर बैठना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यह एक प्रकार का एकांकी है और इसमें भिन्न भिन्न पात्र अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। तो यहां पर भिन्न भिन्न पात्र के जरिए आपको यह पूरा नाटक या पूरी इकाई आपको यहां से सुनाई देने वाली है। तो आप हमारे साथ साथ किताब में देखते जाइए और कौन सा संवाद यानी कि कौन सी बात कौन कहता है ये समझते जाइए, और किस प्रकार से कहता है यह भी आपको ध्यान से देखना भी है, सुनना भी है और समझना भी है। भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो यह आवाज कहां से आ रही है? प्रभु, सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। कौन लोग हैं? जरा ध्यान से देखो। अरे, यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं। हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना? पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। निराश न कीजिए प्रभु। भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूं, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूं। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। बोलो, क्या चाहते हो? मुझे आप अपने पांव की खड़ाऊ दे दे। खड़ाऊ? खड़ाऊ का क्या करोगे? इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इस इकाई में राम, लक्ष्मण, भरत, सीता और एक नागरिक के द्वारा किस प्रकार से ये पूरी बातें की गई है, ये आपने यहाँ पर सुनी। और साथ ही साथ इस इकाई में कौन सी बात महत्वपूर्ण है ये भी आप समझे। अब आपको ये लगा होगा कि भाई जब यहाँ से संवाद प्रस्तुत हो रहा था तो कई सारे विधान ऐसे भी थे कि कोष्टक में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन ये तो यहाँ से नहीं बोला गया।
तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो ये इसलिए है, आप अपनी किताब में भी ये देख सकते हैं कि इकाई की शुरुआत में दृश्य एक से पहले कुछ लिखा हुआ है। जरा पढ़िए, क्या लिखा है? तो एक कुटिया है और उस कुटिया के पास राम बैठे हैं, साथ में सीता भी बैठे हैं और लक्ष्मण उनके पास खड़े हैं। तो ये दृश्य इस प्रकार से होना चाहिए, ये इसकी समझ है। और मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि जब हम इस इकाई का नाट्यकरण करना चाहते हैं, यानी कि इसको प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो हमें ये पूरा दृश्य वहां पर हमें खड़ा करना पड़ता है और उसके बाद हम इसे नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये बात आपको यहां पर समझनी है। साथ ही साथ यहां पर हमें इस इकाई में 2 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के जरिए हम ये पूरा दृश्य समझ सकते हैं। तो यहां पर हमें यह समझना है कि भरत के कारण ही अगर राम को वनवास मिला है और राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में गए हैं और उनके साथ सीता और लक्ष्मण दोनों गए हैं, तो फिर भरत राम को मिलने के लिए क्यों आते हैं? यह यहां पर हमें सोचना भी है और समझना भी है। और उनके आने के बाद, यानी कि जब वो आते हैं और लक्ष्मण कहते हैं कि ये तो भरत है और उनके साथ कई सारे लोग हैं, तो राम कहते हैं कि हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, यह भी हमें यहां पर समझना है। तो इस इकाई में हमने ये पूरी बातें समझने का प्रयत्न किया है। इस इकाई में हमें कई सारे नए शब्द भी देखने को मिले। तो आइए, ये कौन कौन से शब्द हैं और उनका अर्थ क्या होता है, यह भी देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कुटिया। अब आपके संवाद में, यानी कि इस इकाई के संवाद में कहीं पर भी कुटिया शब्द नहीं आया, फिर भी हमारे लिए शब्द समझना बिल्कुल आवश्यक है। तो ये शुरुआत में कोष्टक में लिखा गया है कि राम वन में कुटिया में रहते थे। और कुटिया का मतलब क्या होगा? तो झोंपड़ी, और झोंपड़ी आपने देखी भी होगी। तो ये इस प्रकार से हम देख भी सकते हैं कि झोंपड़ी ऐसी हो सकती है, और जंगल में जब झोंपड़ी बनाते हैं तो घास फूस से ही ये बनती है, और इसी प्रकार की झोंपड़ी में लोग जंगल में रहते थे। और इस इकाई में भी इसी प्रकार की झोंपड़ी की बात है। दूसरा जो नया शब्द हमें देखने को मिला, यह है शायद। शायद का मतलब होता है कदाचित, यानी कि यहां पर पता नहीं है क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन शायद ऐसा होगा, एक संभावना व्यक्त करने वाला ये शब्द है। निकट, यहां पर आवाज आई, लेकिन कब पता चला? जब वो लोग बिल्कुल निकट आ गए थे, यानी कि नजदीक आ गए थे, तब राम को पता चला कि कुछ आवाज यहां पर आ रही है। और उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि भाई कौन आ रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, जरा देखो। निकट यानी कि नजदीक। चरण का अर्थ होता है पैर, और पैर से हम भली भांति अवगत है। और चरण में जो पहनी जाती है उसे चरण पादुका भी कहते हैं और खड़ाऊ भी कहते हैं। यह भी हम यहां पर देखेंगे। दोष यानी कि अपराध। कर्तव्य यानी कि फर्ज। यहां पर राम ने कहा कि मेरा ये कर्तव्य है कि मुझे मेरे माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और साथ ही साथ भरत ने भी ये कहा कि मेरा भी ये कर्तव्य है कि आप बड़े भाई हैं, आपको ही राजा बनना चाहिए। यानी कि दोनों अपने फर्ज यानी कि अपने कर्तव्य के बारे में स्पष्ट है, और दोनों इस प्रकार से इस इकाई में बात भी करते हैं। आदेश यानी कि सूचना। जब एक नागरिक ने कहा कि नहीं, आपको तो अयोध्या वापस आना चाहिए, तब नागरिक ने जब कहा कि आप हमारे राजा हैं, तब राम ने कहा कि मैं राजा के नाते ही आपको ये सूचना आदेश देता हूं कि भरत को ही अभी आप राजा मानिए, और पूरा राजकाज भरत ही यहां पर संभालेगा। यानी कि आदेश का मतलब होगा सूचना। एक राजा अपने नगरजनों को यह आदेश या सूचना देता है। खड़ाऊ, अंत में हमने ये शब्द देखा, तो खड़ाऊ आपने कहीं पर देखे भी होंगे। और जूते तो हम सब पहनते हैं, लेकिन पहले के जमाने में जब इस प्रकार के जूते नहीं थे, तब खड़ाऊ पहने जाते थे, और खड़ाऊ बनते थे लकड़ी में से, यानी कि लकड़ी की बनी हुई पादुका। पादुका का मतलब है पैर में पहने जाने वाले, और इसका चित्र भी यहां पर हम देखते हैं। तो पहले इस प्रकार की पादुकाएं थी कि जिनको लोग पहनते थे,
और ये पादुका का यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं। तो खड़ाऊ का मतलब है पादुका। यहाँ पर भरत राम ने अपने पैर में पहनी हुई पादुका मांगते हैं और उन पादुकाओं को राजगद्दी पर रखकर पूरा राजकाज संभालने की बात करते हैं और उन्होंने वैसा किया भी। आइए इसी प्रकार से 3 मुहावरे भी इस इकाई में हमें नए मिले हैं। पहला है उत्तेजित होना। अब आप लोग को संवाद अगर याद है तो आपको यह पता होगा कि कौन उत्तेजित हुआ था, तो लक्ष्मण। और उन्होंने तुरंत कह दिया, क्या कह दिया कि भरत यहां पर आ रहे हैं तो हमें सावधान होना चाहिए, यानी कि गुस्सा होना। उत्तेजित का मतलब है गुस्सा, और लक्ष्मण तुरंत भरत को आते देख गुस्सा हो गए थे। इसी प्रकार से गले लगना। यहां पर जैसे ही भरत राम को मिलने आते हैं उनके पैर छूते हैं और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, यानी कि प्यार से मिलना। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। गदगद होना। भरत की बात सुनकर राम गदगद हो गए, यानी कि बहुत ही आनंदित हो गए, पुलकित हो गए। इस मुहावरे के इस प्रकार से 2 अर्थ भी हम कर सकते हैं। और उन्होंने भरत को गले लगा दिया। विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई में हमने भाइयों के बीच किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए ये तो जाना ही, लेकिन इस इकाई के जरिए हमारे जीवन विकास के लिए कई सारी बातें भी महत्वपूर्ण हैं और आज हम इस इकाई के जरिए ये बात भी यहाँ पर जानेंगे। और आप सब बाजार से परिचित हैं और जब आप बाजार में जाते हैं तो आप बिस्कुट भी खाते होंगे, नमकीन भी खाते होंगे और ये सारी चीज़ें आज हमें पैकेट में तैयार मिलती है। क्या आप जब बाजार से पैकेट खरीदते हैं तब उसकी जांच करते हैं? और अगर जांच करते हैं तो आप क्या देखते हैं? ये बात भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि आप जो भी चीज़ें बाजार से खरीदते हैं वो चीज़ें खाने की हो या घर में उपयोग में लेने वाली कोई भी चीज़ वस्तु हो, लेकिन उस वस्तु के रेपर पर कई सारी चीज़ें छपी हुई होती है, जैसे कि दिनांक, यानी कि कौन सी तारीख को ये वस्तु या चीज़ तैयार हुई है, कौन सी तारीख तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं, उसकी कीमत क्या है, उसका वजन क्या है, और इसके अलावा भी उसमें जैसे कि खाने की कोई चीज़ है तो उसमें कौन कौन से तत्व मिलाए गए हैं। तो आइए इसका भी एक उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फूड पैकेट है, यानी कि खाने की चीज़ वस्तु का पैकेट मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ और इस पर जो भी बात छपी हुई है, यानी कि जो भी जानकारी है वो हमें देखनी चाहिए और इसके प्रश्न, यानी कि इस जानकारी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी आपको दिए गए हैं और आपको उन प्रश्नों को समझकर उसके उत्तर भी देने हैं। तो इसे देखते हैं। जैसे कि आपको एक प्रश्न पहले पूछा गया है कि ये किसका रेपर है, यानी कि मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये खाने की चीज वस्तु का रेपर है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि क्या कीमत छपी हुई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी कीमत है 55 रुपये और यह पैकेट खरीदते समय हमें 55 रुपये दुकानदार को देने हैं। और यहाँ पर एक बात और भी लिखी गई है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि ये 55 रुपये में सारे टैक्सेस, यानी कि जो कर दुकानदार को भरने होते हैं वो भी इसमें गिने जा चुके हैं, यानी कि इससे ज़्यादा रकम हमें इस पैकेट के लिए नहीं देनी चाहिए। तो ये भी हमें जानना चाहिए और समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसका वजन कितना है। देखिए यहाँ पर पहले ही लिखा है नेट वेट और उसके सामने लिखा हुआ है 150 ग्राम, यानी कि इस पैकेट में जो भी चीज़ वस्तु है उसका कुल वजन है 150 ग्राम। तो हमें यह भी देखना है। इसके नीचे लिखा हुआ है बैच नंबर, वो महत्वपूर्ण है और यहाँ पर वो छपा हुआ है, यानी कि हर एक चीज़ पर बैच नंबर भी छपा हुआ होना चाहिए। उसके नीचे एक बात महत्वपूर्ण है, पैक्ड ऑन, यानी कि ये कौन सी तारीख को तैयार हुआ पैकेट है। तो उसकी दिनांक यहाँ पर लिखी हुई है 27 जून 2020, यानी कि ये पैकेट कब बना हुआ है, 27 जून 2020 को तैयार होकर फैक्ट्री से निकला है। तो हमें ये देखना है कि ये चीज वस्तु कब बनी हुई है और कब बाजार में हमें मिल रही है। और उसके नीचे और एक दिनांक भी लिखी हुई है
और उसके लिए लिखा गया है बेस्ट बिफोर, यानी कि ये कब तक अच्छा रह सकता है, यानी कि कब तक खाने लायक है, और उसकी दिनांक है 26 अक्टूबर 2020। यानी कि इस पैकेट में रखी हुई खाने की चीज आप अक्टूबर की 26 तारीख तक खा सकते हैं और उसके बाद ये खाने लायक नहीं रहती। विद्यार्थी मित्रों, यहां पर हमने इस फूड पैकेट पर जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी, जो हमें बार बार देखनी चाहिए, यानी कि जब भी आप बाजार से कोई भी पैकेट लेते हैं तो उस पर यह बात तो आपको जांच करनी है, देखनी है और उसके बाद ही आपको खरीदनी है। साथ ही साथ इस प्रकार के पैकेट पर और भी कई सारी जानकारी दी गई होती है, वो भी हमें जाननी चाहिए। जैसे कि इस पैकेट पर एक सूचना हमारे लिए भी छपी हुई है, यह भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक सूचना है, कीप योर सिटी क्लीन। यानी कि आप जब इस पैकेट का उपयोग कर लेते हैं उसके बाद इसको डस्टबिन में यानी कि कूड़ेदान में ही डालें, है ना। तो यह सूचना भी इसी प्रकार के हर एक पैकेट पर छपी हुई होती है। इसी प्रकार से कुछ और संकेत भी इस प्रकार के पैकेट पर छपे हुए हैं, यह भी देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहां पर आप देख रहे हैं कि एक संकेत हमें यहां पर दिखाई दे रहा है और यह संकेत हमें क्या सूचित करता है कि यह हरे रंग का एक संकेत है और हमें यह सूचित करता है कि यह शाकाहारी, यानी कि इसमें जो भी चीज वस्तु है वह शाकाहारी है। और इसी प्रकार का अगर लाल रंग का यह संकेत छपा हुआ है तो वह मांसाहारी खुराक है, यानी कि आप खाने की कोई भी चीज वस्तु तैयार पैकेट में बाजार से जब भी खरीदते हैं तो इस प्रकार के संकेत हमें देख लेने चाहिए ताकि हम ये भी जान सके कि भाई ये शाकाहारी है या मांसाहारी खुराक इसमें तैयार हुई है। तो ये जानकारी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आप जब भी कभी सड़क से पसार होते हैं तो सड़क की दोनों ओर कभी कभी कई प्रकार के संकेत के बोर्ड हमें देखने को मिलते हैं और ये संकेत क्या सूचित करते हैं, यानी कि कौन सी सूचना देते हैं, यह हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि ट्रैफिक के कई सारे प्रतीक या संकेत हमें देखने को मिलते हैं और उसी प्रकार से अगर खाने की सुविधा आगे उपलब्ध है, पेट्रोल की सुविधा आगे उपलब्ध है, अस्पताल की सुविधा आगे उपलब्ध है, तो इनके लिए संकेतों का उपयोग किया जाता है। तो आइए ऐसे ही कुछ संकेत हम यहाँ पर देखेंगे और उनकी जानकारी भी प्राप्त करेंगे। इस संकेत से तो आप परिचित ही होंगे और ये संकेत हमें क्या बताता है? हाँ, ये अस्पताल का संकेत है, यानी कि अस्पताल के आगे, यानी कि आप रास्ते में जाते हैं और अगर आगे अस्पताल है तो हमें इस प्रकार का संकेत देखने को मिलता है। ये संकेत कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये संकेत हमें रेलवे की पटरी के आसपास देखने को मिलता है और इसका अर्थ यह है कि रेलवे क्रॉसिंग है लेकिन कैसा है? अरक्षित है। यानी कि रेलवे की पटरी सड़क के बीच आती है लेकिन अरक्षित है, यानी कि जब भी रेलवे आएगी तो हमें बताया नहीं जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। यह संकेत हमें इस ओर इशारा करता है। इसी प्रकार से एक और संकेत देखते हैं। तो आप सड़क पार करते होंगे और कौन से समय हमें सड़क पार करनी चाहिए, तो ये समझ भी हमें यहाँ पर लेनी है। यानी कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि भाई एक व्यक्ति सड़क पार कर रहा है और जिस रास्ते से वह सड़क पार कर रहा है उसके नीचे काले रंग की कुछ पट्टियां हैं और इसका अर्थ यह होता है कि पैदल यात्री के लिए क्रॉसिंग बना हुआ है, यानी इसे अंग्रेजी में जिब्रा क्रॉसिंग भी कहते हैं और इस पर से हम रास्ते के एक छोर से दूसरे छोर पर जा सकते हैं। यह संकेत है साइकिल के मार्ग के लिए, यानी कि इस मार्ग पर सिर्फ और सिर्फ साइकिल ही क्रॉस हो सकती है, यानी कि साइकिल क्रॉसिंग के लिए ये साइन बोर्ड या ये संकेत का बोर्ड हमें देखने को मिलता है। इस चित्र से तो आप अच्छी तरह से परिचित हैं, यानी कि जहां पर भी ऐसा संकेत हमें देखने को मिलता है वहां हम मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार है और इसके लिए सूचना है कि आप यहाँ पर कार खड़ी नहीं कर सकते, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं नो पार्किंग। विद्यार्थी मित्रों, ऐसे कई सारे संकेत हमें समझने चाहिए ताकि हम उसका अच्छी तरह से पालन कर सके
और साथ ही साथ जो पूरी व्यवस्था है उसको अच्छे से बनाए रखें। तो इसी प्रकार के कई सारे संकेत आप आगे भी समझने वाले हैं। और अब जब भी आप सड़क से निकलते हैं तो ये इस प्रकार के संकेत आपको देखने को मिलते हैं, तो आप ध्यान से देखिए और उसको समझने का प्रयत्न भी कीजिए। यहाँ पर हमने इस इकाई के जरिए हमें भाषा के कुछ तत्वों के बारे में भी जानना है कि भाई भाषा, अगर हमें हिंदी भाषा सीखनी है, सही रूप से भाषा का उपयोग करना है, तो भाषा में कई सारी बातें महत्वपूर्ण है और ऐसी ही कुछ जानकारी भी आज हम यहाँ पर देखेंगे और उसे समझने का भी प्रयत्न करेंगे। मैं यहाँ पर आपको कुछ नाम दिखाता हूँ। इन नामों से आप परिचित हैं। आपका भी नाम ये हो सकता है, आपके मित्रों का भी ये नाम हो सकता है, लेकिन ये नाम है और क्यों इसी प्रकार के नाम हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये समझ लीजिए जरा। परेश, रमेश, वेदांत, मनाली, आस्था, प्रकाश, राम, किशन, तो ये नाम आपने यहाँ पर देखे। इसी प्रकार से कुछ और नाम देखते हैं। इन नामों को देखकर आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये लड़के और लड़कियों के नाम है, स्त्री और पुरुष के नाम है ना। आइए कुछ और नाम देखते हैं, पढ़ते जाइए। ईडर, गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, खेड़ ब्रह्मा, मुंबई। इन नामों को देखकर और पढ़कर आपको यह पता चल गया होगा कि ये सारे नाम किसी शहर के या गांव के हैं। देखते हैं आगे इसी प्रकार के और नाम। गंगा, यमुना, साबरमती, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा, तापी, नर्मदा, गोदावरी। और इन नामों को पढ़कर भी आप समझ गए कि ये सारे नाम नदियों के हैं। आइए एक और अभ्यास देखते हैं। हिमालय, गिरनार, अरावली, मैकल और शत्रुंजय। तो ये सारे नाम पर्वत के हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने भिन्न भिन्न प्रकार के नाम देखे। भिन्न भिन्न प्रकार का मतलब है कि स्त्री पुरुष या लड़के लड़की के नाम देखे, गांव या शहर के नाम देखे, नदियों के नाम देखे, पर्वत के नाम देखे, और इन नामों से ही उनकी पहचान हम करते हैं। और अगर नाम नहीं होते तो हम उनको अच्छी तरह से नहीं पहचान सकते, है ना। तो आइए, ये जो नाम है उसे क्या कहते हैं ये भी हमें समझना चाहिए। और कई सारी ऐसी चीज वस्तुएं हैं कि जिनका स्पष्ट रूप से नाम होता है, बगैर नाम के हम उनको कभी भी नहीं पहचान सकते। इसी प्रकार से नाम के साथ साथ, यानी व्यक्ति के नाम के साथ साथ, कई सारे ऐसे भी शब्द हैं जो भी हमें इस ओर इशारा करते हैं। आइए देखते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं पुस्तक, नदी, पर्वत, लड़का, लड़की, देश, फूल, वृक्ष। यहां पर विद्यार्थी मित्रों आप देख रहे हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कि पुस्तक, पर्वत, लड़की, फूल, वृक्ष, नदी, लड़का या देश। तो नदी, लेकिन कौन सी नदी? हमने पहले देखा कि गंगा, तो हम स्पष्ट है कि भाई गंगा नदी की बात यहां पर हो रही है। पर्वत, कौन सा पर्वत? लड़का, तो कौन सा लड़का? वृक्ष, तो कौन सा वृक्ष? फूल, तो कौन सा फूल? यह हमें इससे पता नहीं चलता, क्योंकि ये उनकी जाति के बारे में यहां बताया गया है कि पुस्तक, तो हर एक पुस्तक को हम पुस्तक ही कहते हैं। नदी, हर एक नदी को हम नदी ही कहते हैं। यानी कि जब हम नदी बोलते हैं तो हमें यह पता नहीं चलता कि हम कौन सी नदी की बात यहां पर करते हैं, है ना। यानी कि नदियों के भी नाम है, पर्वतों के भी नाम है, फूलों के भी नाम है, वृक्षों के भी नाम है, और देश के भी नाम है। हमारे तो नाम है ही है। तो इन नामों से हम उनकी पहचान करते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि सूचना है सही जोड़ मिलाइए, और आपको ये जोड़ मिलानी है जो आपके लिए बहुत ही सरल है। देखते जाइए। ये नाम आया एक व्यक्ति का, ये नाम आया एक देश का, ये नाम है एक पुस्तक का, ये नाम है एक पर्वत का,
और ये नाम है एक नदी का। इसको आप भली भांति जानते हैं और इसकी जोड़ आप सहजता से बना सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कौन सा नाम किसके साथ जुड़ेगा। अब आप इसकी सही जोड़ सरलता से बना सकते हैं, यानी कि महेश। तो महेश कौन है? हाँ, महेश लड़का है। भारत क्या है? तो भारत देश का नाम है। रामायण क्या है? तो रामायण एक पुस्तक का नाम है, यानी कि हमारा एक महाग्रंथ है। हिमालय पर्वत का नाम है और गंगा एक नदी का नाम है। यहां पर ये सारी बातें हम यहां पर समझ चुके हैं। और ये जो सारे शब्द हैं, यानी कि अ की ओर आप जो शब्द देख रहे हैं वह किसी व्यक्ति, देश, पुस्तक, पर्वत या नदियों के नाम है, और ब की ओर देख रहे हैं वह उनकी जाति है। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाम तो संज्ञा है ही है और साथ ही साथ उनकी जाति भी क्या है? वो भी संज्ञा है। तो यहां पर हमने संज्ञा किसे कहते हैं अभी आप ये स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। यानी कि हमारे जो नाम है, जैसे कि मेरा नाम हितेश है, तो मेरा जो नाम है वह क्या है? संज्ञा है, यानी कि लोग मुझे हितेश से पहचानते हैं। आपका भी जो नाम होगा, आपके साथी आपको नाम से ही पहचानते होंगे, है ना? और इसी प्रकार से आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव का भी नाम होगा और आप कहेंगे कि भाई मैं इसी गांव में रहता हूं, यानी कि आप अपनी पहचान आपके गांव के नाम से देते हैं। तो ये भाषा की जानकारी भी हमारे लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। आपको अपनी किताब में इसके लिए कुछ स्वाध्याय दिया गया है कि भाई आपका नाम लिखिए, आपके मित्रों के नाम लिखिए, आपके गांव के या शहर के नाम लिखिए, पर्वतों के नाम लिखिए, नदियों के नाम लिखिए। तो ये अभ्यास और स्वाध्याय भी आपको पूर्ण करना है। और साथ ही साथ अब आप जिन जिन चीज़ों के नाम आपको पता है उनकी भी एक सूची बनाते जाइए और उसकी जो भी जातियाँ है, यानी कि उनकी जो भी जाति है उनकी भी सूची बनाते जाइए। तो आप ये सरल रूप से समझ सकते हैं कि भाई इसे संज्ञा कहते हैं। और उसके बाद उन शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे कि हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। देखिए यहाँ पर इस वाक्य में मैं हिमालय की भी बात कर रहा हूँ, भारत की भी बात कर रहा हूँ, पर्वत की भी बात कर रहा हूँ। यहाँ 3 संज्ञाओं का मैंने उपयोग किया है ना? और इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, हिमालय ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पर हिमालय और पर्वत दोनों संज्ञा शब्द है। तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसका ज़्यादा अभ्यास आपको करना है। धन्यवाद।